जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम बदलते दौर में। मैं हूं आपका दोस्त दानिश महाजन और एक और डिस्कशन के साथ इस रविवार आप सभी का इस्तकबाल करता हूं मैं रेडियो उड़ान पर। हर बार की तरह मैं आपको टॉपिक और अपने एक्सपर्ट से रूबरू करवाऊं। उससे पहले आज की हेडलाइंस। यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने लव जिहाद को अपने एजेंडे में डाला। एसपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने किया विरोध। जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी और सेना के बीच मुठभेड़, 8 आतंकवादी मारे गए और 2 जवान शहीद। जेएंडके के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा, भारत ने जो पाकिस्तान के साथ टॉक्स ठुकराई है, पुनः विचार करना चाहिए। मेरठ की मर्दानी ममता का आरोप, एसपी लीडर्स दबाव डाल रहे हैं स्टेटमेंट बदलने के लिए। और सुरेश रैना ने कहा, टेस्ट में बुरे प्रदर्शन के बाद हम नए सिरे से खेलेंगे ओडीआई सीरीज इंग्लैंड के साथ। 50 शेड ऑफ ग्रे पर हुई वाशिंगटन में स्टडी और स्टडी में आया कि जो महिलाएं पढ़ती हैं 50 शेड ऑफ ग्रे, उनके स्वभाव में आता है बदलाव। शराब पीती हैं, स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, गाली गलौज करती हैं। रानी मुखर्जी की मर्दानी को मिली स्लो स्टार्टिंग और केबीजी पर हरियाणा के गांव वालों ने लगाया नकली फोटोएं दिखाने का आरोप। जी दोस्तों, तो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं और उससे पहले मैं आपको रूबरू कराऊं, आज के एक्सपर्ट से आपको मिलाता हूं। मेरे साथ हैं डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा इज लेक्चरर, म्यूजिकल लेक्चरर। सर, एक्सटेंड वेलकम। नमस्कार नमस्कार। आई हैव गॉट मिस्टर महावीर यादव, ही इज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश in Lakshmi Bai College. Sir, welcome here. And I got Dr. Vipin Malhotra, Professor of Political Science. Extend a welcome here. Good evening. Good evening, everybody. Nice to see you after a long time. Thank I you. have got Dr. Ramesh Singh, Professor of Political Science in Satyavati College and the President of Progressive Society. I think Yadav sir is not able to hear me and Sarin sir is not with us as for now. He will shortly join us. Namaskar, Danish Sahab, I can hear you very much. जी यादव sir, welcome. Thank you. Namaskar. जी, तो वेद प्रकाश सर, पहला क्वेश्चन आपसे स्टार्ट करते हैं आज के शो की। और पहला सवाल जो आपको है, ये उड़ीसा का जो इंसिडेंट हुआ, जिसमें मैं दोस्तों को बता दूं कि उड़ीसा में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, एक चक्रधार नामक लड़के जब वो एग्जाम दे रहे थे यूनिवर्सिटी में, तो उनको टॉयलेट के पास बैठाया गया टीचर्स द्वारा, जिसके जवाब में उनको ह्यूमिलेशन उनको जो महसूस हुई और उन्होंने फिनाइल की गोलियां खा ली। तो ये उड़ीसा का इंसिडेंट है। और आज का हमारा जो टॉपिक है, ह्यूमिलिएशन इन हायर एजुकेशन फॉर द वीआई। तो डॉक्टर वेद प्रकाश जी, मेरा सबसे पहला जो सवाल है, जो हम स्पेशल एजुकेशन के बाद जब हम इंटीग्रेशन एजुकेशन में जाते हैं, तो वहां पर हमें ऐसी घटनाएं फेस करनी पड़ती है, ऐसा क्यों? जी, मेरी आवाज आप तक शायद पहुंच नहीं रही है। हेलो जी, आ रही है मेरे को आवाज। जी जी, आ रही है आपकी आवाज। आ रही है जी, ठीक है ठीक है। तो असल में है क्या, बहुत समाज में अभी परिवर्तन की आवश्यकता है। अधिकतर लोग ये स्वीकार करने में कुछ परेशानी महसूस करते हैं
कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और विशेष रूप से हायर एजुकेशन में आगे बढ़ सकते हैं। इसी कारण से जो हमारा एक सोशल स्टिग्मा है वो हमारे अगेंस्ट काम करता है और हम इस बहुत बार अन्याय के शिकार हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज के ज्यादातर लोग या बहुत सारे लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं अभी तक भी कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग शिक्षा में बहुत आगे तक जा सकते हैं। उनका ऐसा मानना है कि हम लोग सिर्फ संगीत में या ऐसे ही किसी और सब्जेक्ट में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में शायद आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, बहुत ज्यादा सोशल अवेयरनेस चाहिए, कैंपेन्स चलाने चाहिए ताकि लोगों में एक प्रकार की जागरूकता बढ़े, लोगों में समझ बढ़े कि शिक्षा में यदि उचित अवसर मिले तथा समान अवसर मिले तो दृष्टिबाधित लोग भी किसी से कम नहीं हैं। और किसी भी व्यक्ति को उड़ीसा में जो घटना हुई, ऐसी घटना, ऐसा कदम उठाने की जरूरत ना पड़े, ऐसी हमें कोशिश करनी चाहिए। जी विपिन सर, आपके पास आता हूँ, जानना चाहता हूँ कि जब ऐसा इंसिडेंट होता है, ब्लाइंड जब हम शुरू से ही स्ट्रगल करते आते हैं, तो क्या हम अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं? क्या हमारी खुद की खामियां होती हैं जिसके कारण हम फिनाइल जो इंसिडेंट हुआ, आखिर क्यों ऐसा होता है? बजाय इसके कि हम फाइट करें, फिनाइल पीना ये कहाँ तक आप जायज मानते हैं? क्या रीजन है? और आई थिंक हमारे साथ सरीन सर जुड़ गए हैं। सरीन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई थिंक नो। ओके विपिन सर जी, जो आपने मुद्दा उठाया है ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और मेरे विचार में इसके दो पहलू हो सकते हैं। सिर्फ इसको ब्लाइंडनेस से ना जोड़ा जाए। ये सुसाइडल टेंडेंसीज जो आजकल स्टूडेंट्स में है, ये सभी स्टूडेंट्स में है। कोई भी हताश है बेरोजगारी की वजह से या एजुकेशन में, इवन जो साइटेड बच्चे हैं वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में कोई रैगिंग की वजह से किसी की डेथ हो रही है, किसी की किसी वजह से। तो ये एक, जबकि ब्लाइंड स्टूडेंट्स में एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि वो बचपन से ही वक्त के थपेड़े खा के काफी स्ट्रांग हुए होते हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ कि बाकी जो बच्चे आते हैं कॉलेज में एडमिशन के लिए, वो अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, जबकि ज्यादातर जो ब्लाइंड बच्चे आते हैं वो अकेले आते हैं, उनके साथ कोई अभिभावक नहीं होता, तो वो खुद चल के कॉलेज एडमिशन लेने के लिए आते हैं। तो ऐसी ह्यूमिलिएशन तो ये सबके साथ ही होती है, कोई उसके साथ नहीं हुई। राइटर की जो समस्या है, अगर आप देखो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पहले नेट का सेंटर हुआ करता था, तो उस नेट के सेंटर में क्या हुआ करता था कि स्टूडेंट्स को स्क्राइब जो दिया जाता था, राइटर जो दिया जाता था, वो कोई क्लर्क दिया जाता था जो कि इंग्लिश की तो बात ही दूर की है, वो हिंदी भी ठीक से नहीं पढ़ सकता था। तो ये ह्यूमिलिएशन का जो प्रोसेस है ये ऑनगोइंग है। हमारे पास बच्चों की कंप्लेंट आती है कि उनके साथ कैसे मिसबिहेव किया जाता है। जब वो राइटर लेके आते हैं, उसका आई कार्ड चेक करना और उसके साथ पूछना कि भाई तुम इसके लिए लिखोगे तो नहीं, अपने मन से तो नहीं लिखोगे, या फिर जब वो राइटर के पैसे लेने जाते हैं तो तुम्हें तो बहुत फैसिलिटी है, अवेलेबल है। इस तरीके की बातें जो जनरली सुनने को मिलती है, लेकिन जो ब्लाइंड पर्सन की इंस्टिंक्ट है वो जनरली काफी स्ट्रांग होती है और बच्चों की अपेक्षा। तो वो फिनाइल जो खाई वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम लोग जो भी आप भी इस ब्लाइंड समाज से जुड़े रहे हैं, जितने भी लोग ऊपर उठ के आए हैं वो अपनी स्ट्रगल की वजह से उठ के आए हैं। और हर आदमी को कहीं ना कहीं फैमिली में भी स्ट्रगल करनी पड़ती है, स्कूल में भी स्ट्रगल करनी पड़ती है, समाज में भी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो ब्लाइंड पर्सन जनरली जो है वो आई थिंक he becomes stronger than the other people। जी, यही मेरा पॉइंट था। जी लिसनर्स, आप हमें अपने मैसेज कर सकते हैं, आपके जो भी सवाल है इस टॉपिक के रिगार्डिंग। हमारी स्काइप आईडी RADIOUDAN पर आप अपने मैसेज चैट कर सकते हैं हमें। और कुछ मेरे पास क्वेश्चन आने भी शुरू हो गए। आप सभी का, लिसनर्स का भी स्वागत है। जी यादव सर, आपसे सवाल जानना चाहूंगा। आप सभी लोग प्रोफेसर हैं, आखिर इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, और एजुकेशन, जो टीचर्स आर द नेशन बिल्डर कहा जाता है। तो एक बच्चे को सामान्य ना समझना, उसे टॉयलेट के सामने बैठा देना,
तो ये कितनी शर्मनाक बात है ये टीचर्स और लेक्चरर के लिए भी। देखिए ऐसा है कि ये जो इंसिडेंट हुई है दैट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट एंड आई कंडेम इट। लेकिन देखिए ये जो हायर एजुकेशन में ह्यूमिलिएशन की बात है ये आज की नहीं है, जो कुछ अभी हो रहा है हमारे साथ इसकी जड़ काफी गहरी है और ये ह्यूमिलिएशन एक जो शाश्वत प्रॉब्लम है मैं कहूंगा, इट्स परपिचुअल। और हायर एजुकेशन में या समाज में अन्यत्र देखिए एक तो लोगों को ह्यूमिलिएट करना, स्टेयरिंग करना, ह्यूमिलिएशन करना ये ह्यूमन नेचर में है और सबके साथ होता है। SC ST इसके साथ होता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म, रेसिज्म। हमारे साथ ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी ये होता है। हम इसका एहसास ज्यादा करते हैं। एक मैं शेर अर्ज करना चाहूंगा कि एहसास करोगी तो कसक और बढ़ेगी, एहसास करोगी तो कसक और बढ़ेगी, रौंदोगे अगर गुल तो गमक और बढ़ेगी। जी। तो हमारी समस्या ये है, द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम विद अस इज दैट वी आर इंट्रोवर्ट। हम इनवर्ट ज्यादा देखते हैं, इनवर्ट लुकिंग है। साइकोलॉजिकली हम अपने आप में बहुत घुटे होते हैं और ये जो ह्यूमिलिएशन हमारा होता है हायर एजुकेशन में हो या सोसाइटी में अन्यत्र हो, इसकी जड़ बहुत गहरी। देखिए अष्टवक्र का ह्यूमिलिएशन हुआ था और आप हम सब समझते हैं कि वो कितने बड़े विद्वान थे, लेकिन उसी एजुकेशन की ताकत से उनकी जो इंपेयरमेंट पर जो उनका मजाक उड़ाया गया था, उस हायर एजुकेशन, उनकी लर्निंग, उनकी विजडम की ताकत से उन्हें विद्वानों की सभा में एक्सेप्ट भी किया गया और उनसे माफी भी मांगी गई। तो आज भी हायर एजुकेशन में जहां हम काम करते हैं, जहां हम wherever we are imparting education in whatever environment we are imparting education, we are imparting lectures, तो वहां हमारा ह्यूमिलिएशन होता है, हमारे स्टूडेंट्स का भी होता है, राइट? और ये रहेगा, इट विल कंटिन्यू, इट इज अ सोशल प्रॉब्लम। Okay, we will come but back. We have to contribute, you see. We have to contribute. We have to change that mindset. Okay, yeah, got your point. जी, thank you. And सरीन सर, हमने ये सुना इस टॉपिक में और आपसे मैं जानना चाहता हूँ, ये इंसिडेंट हमारे लिए कुछ सवाल छोड़ जाता है और ये सवाल से हमें लगता है कि आज भी हमारी कम्युनिटी के कुछ एक ऐसा तबका है जो अपने आप को नहीं ढाल पाता है इंटीग्रेशन एजुकेशन में। तो क्या हम समझे कि एक तबके के लिए कुछ स्पेशल कॉलेजेस का भी अरेंज करना पड़ेगा? और इस इंसिडेंट को आप कैसे देखते हैं जो उड़ीसा में ये इंसिडेंट हुआ? देखिए, मैं इस इंसिडेंट को क्लास वेरिएशन के नजरिए से देखता हूँ जी। मैं क्यों क्लास वेरिएशन कह रहा हूँ? हाँ। कुछ दिनों से मुझे आवाज चली गई आपकी सर, आपकी आवाज चली गई। आई थिंक हेलो सरीन सर, आर यू विद अस? आई थिंक ही इज गॉन। जी वेदपाल सर, आप इस क्वेश्चन को लीजिए। हाँ, तो इनफैक्ट है क्या, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि आत्महत्या एक एक्सट्रीम स्टेप होता है और जानबूझकर कोई इस स्टेप को सरलता पूर्वक नहीं लेता। निश्चय ही उस व्यक्ति के मन में जिसने ये एक्सट्रीम स्टेप लिया बहुत ही उथल पुथल मची होगी जब उसके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया गया। ये निश्चित है कि मानसिक स्तर पर दृष्टिबाधित लोग बहुत सशक्त होते हैं और इतनी सरलता से हार नहीं मानते।
संघर्ष की क्षमता हम सब में बहुत होती है, लेकिन शायद जितना समाचारों में आ पाया है उससे कुछ अधिक हो सकता है रहा हो, उससे कुछ अधिक बड़ी घटना रही हो, तब यह स्टेप लिया गया और इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा उस व्यक्ति को। हमें निश्चित रूप से इससे सीखना चाहिए और इस जो ये टेंडेंसी है हमारी उच्च अध्ययन की क्षमता को न स्वीकार पाने की, उसके समाज के जो रवैये में एक बदलाव की आवश्यकता है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। जी जी सरीन सर, आप हमारे साथ हैं जी, आपके विचार। हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो गया था उसके लिए। मैं ये कह रहा था कि देखिए, ये समस्या मेरी नज़र में क्लास समस्या है, क्योंकि विद इन द डिसेबिलिटी ग्रेजुअली एक वर्ग ऐसा है जिसको कि उस समस्या से कोई लेना देना नहीं है। तो कॉलेज भी जा रहा है तो कार में जा रहा है, कॉलेज से वापस भी आ रहा है तो कार में जा रहा है। उसके लिए रोड में गड्ढा हो जाए या उसके लिए उसे कोई बैठाएगा टॉयलेट के पास उसके वर्क के चलते, उसे मैं नहीं मानता। तो मैं मानता हूँ इवन ब्लाइंडनेस को भी हमें एक लाइनियर वे में देखने की आवश्यकता नहीं है, उसमें भी विविधताएं हैं जी। क्योंकि आज वो बच्चे जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उनकी तुलना में जो नए बच्चे जो 10वीं 12वीं करके जिनको ये भी नहीं मालूम कंप्यूटर क्या बला है, कितना यूज किया जा सकता है, उनको उस हैरेसमेंट को ज्यादा झेलना पड़ता है इन कंपैरिजन टू उन बच्चों के जो कंपैरेटिवली बेटर ऑफ सोसाइटी से आते हैं। तो मेरा मानना यह है कि ह्यूमिलिएशन निश्चित तौर पे है। मैं तो आज भी देखता हूँ, अगर कोई बच्चा स्लेट पे नोट्स लेना चाहे, थोड़ा भी ब्रेल जानता है, तो टीचर सीधा कहते हैं खटखट की आवाज सुनाई दे रही है, हमें डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो जब केवल पढ़ने तक में ह्यूमिलिएशन है, तो राइटिंग पे अगर किसी बच्चे को टॉयलेट के पास बैठा देंगे और लॉजिक देंगे कि हम इसलिए बैठा रहे हैं कि टॉयलेट आप इजीली जा सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो खैर ह्यूमिलिएशन का कारण हो सकता है। बट दैट ऑल डिपेंड्स कि उस ह्यूमिलिएशन को कितना सहेंगे। मेरा मानना यह कि सहन शक्ति ब्लाइंडनेस से जुड़ी हुई बिल्कुल नहीं है। सहन शक्ति वेरी करती है मैन टू मैन। तो हो सकता है उसको ज्यादा फील हुआ हो, क्योंकि मैं इस बात से भी कम सहमत हूँ कि सारे ब्लाइंड इंट्रोवर्ट होते हैं। ब्लाइंड में एक्सट्रोवर्ट होना और इंट्रोवर्ट होना दोनों संभावनाएं हैं। दैट ऑल डिपेंड्स आपको कैसा माहौल मिला है, उसमें आप कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हैं। जी, और मेरा एक सवाल था स्पेशल एजुकेशन और इंटीग्रेशन कॉलेजेस को लेके। देखिए, चित्रकूट में एक यूनिवर्सिटी खुली, मैं उस तरह के प्रयास का समर्थक नहीं हूँ, तो अल्टीमेटली हमें इसी समाज में जीना है जी। और मेरा ये भी मानना है कि अगर किसी रीजन से हमें चैलेंजेस पोज किए जाते हैं, अपमान न किए जाए, पर अगर चैलेंज पोज किए जाते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी जो ताकत है उससे लड़ने की वो बढ़ती है। अब वो अलग बात है, जो नहीं लड़ पाता वो बेचारा जो है आत्महत्या तक जा सकता है। और मेरा ये विशुद्ध मानना है कि कम से कम 12वीं के बाद जब हम मैच्योर हो जाते हैं, हमें सामान्य मेन स्ट्रीम में काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। मेन स्ट्रीम में पढ़ने का, मेन स्ट्रीम में काम करने, अल्टीमेटली जीना उसी में है जी। तो मैं अलग यूनिवर्सिटी का पक्षधर बिल्कुल नहीं हूँ जी। बिल्कुल आप पक्षधर नहीं है, ठीक है जी। विपिन सर, आपको ये जो ह्यूमिलिएशन जो आज हम बात कर रहे हैं, तो आप लोग जो इस पे विचार दे रहे हैं, मेरा एक सवाल यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ, क्या जो ब्लाइंड जब हम जाते हैं स्पेशली जो इंटीग्रेशन में, जो इंक्लूसिव एजुकेशन में जब हम जाते हैं, तो आपको लगता है क्योंकि फर्स्ट टाइम अपने आप को एकदम से अडेप्ट करना मुश्किल है, इसके लिए कुछ काउंसलिंग वगैरह भी होनी चाहिए, और जब कुछ मतलब प्रिपेयर किया जाए बच्चे को कि आपके साथ बाहर जहां ऐसा हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि आइडियल सिचुएशन तो है यही, उसमें तो कोई दो राय है नहीं कि काउंसलिंग होनी चाहिए। इवन ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं ये हर इंस्टीट्यूशन में होने चाहिए, ये बात तो आपकी बिल्कुल जायज़ है। लेकिन ये बात, दूसरी बात ये है कि हम अपनी हायर एजुकेशन को देखें, यहाँ तो बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है, तो काउंसलर की बात तो बड़ी दूर की बात है। एक्चुअली सबसे आइडियल सिचुएशन अब जो एक चली है इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन एट स्कूल लेवल, आई थिंक वहाँ पे काम करने की जरूरत है कि इमीडिएटली एक बच्चा जो है वो प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में अगर रहेगा तो उसका एकदम मेन स्ट्रीम में आने में उसको प्रॉब्लम्स तो आएंगी। तो जो आजकल एक
नया सिस्टम हमने इवॉल्व किया है इंक्लूसिव एजुकेशन का, इंटीग्रेटेड एजुकेशन से भी हट के, तो उसकी बहुत आवश्यक है स्कूल लेवल पे। और स्कूल लेवल पे अगर बच्चा सरवाइव करना सीख जाता है तो मेरे को कोई ऐसा रीजन नहीं लगता कि बच्चा जो है वो हायर एजुकेशन पे कहीं पे मार खाएगा। और दूसरी बात ये है कि ह्यूमिलिएशन सिर्फ इस वजह से नहीं है कि हमारे पास हायर एजुकेशन में रिसोर्सेज नहीं है, ह्यूमिलिएशन इस बात का भी है कि एक तो ब्लाइंड बच्चे जनरली दे कम फ्रॉम द पुअर फैमिली, गरीब तबके के लोगों से, तबके से ही दृष्टि बाधित लोग आते हैं, और गरीबी और दृष्टि बाधिता का चोली दामन का साथ है। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो कि प्रॉस्परस परिवारों से आते हैं, उनकी तो खैर बात प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट है उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, तो लेकिन ऐसे बच्चे बहुत कम हैं, ना के बराबर हैं, कुछ एक डिजिट में होंगे या एक डिजिट से भी कम होंगे, 0 पॉइंट समथिंग होंगे। बट जनरली जो मैं देखता हूँ कि वो या तो लोअर मिडिल क्लास या बीपीएल फैमिली से आते हैं। तो ऐसे में ये बात आपकी ठीक है कि काउंसलर होना चाहिए, और विदेशी यूनिवर्सिटीज जो हैं वहाँ पे इस टाइप के काउंसलर्स होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो काउंसलर होते भी हैं वो सिर्फ एडमिशन लेने तक ही काउंसलिंग होती है हायर एजुकेशन में, उसके बाद काउंसलिंग नहीं होती किसी इंस्टीट्यूशन में। प्राइवेट स्कूल्स जरूर ऐसे हैं जहाँ पे कि काउंसलर्स अवेलेबल हैं, बट प्राइवेट स्कूल्स में कितने बच्चे पढ़ते हैं ये बात भी सोच रहे हैं। किसी सरकारी स्कूल में काउंसलर्स का कोई अरेंजमेंट नहीं है, और ना ही किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में किसी काउंसलर का प्रोविजन है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने जरूर काउंसलर रखने शुरू कर दिए हैं, साइकोलॉजी, बट उसमें कितने बच्चे हमारे जाते हैं, हमारे कितने बच्चे टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं, हमारे बच्चे कितने वोकेशनल या प्रोफेशनल एजुकेशन लेते हैं, ये बात अभी भी जो है कम से कम मेरे को तो ज़्यादा नहीं पता कि हम लोग अभी भी टेक्निकली साउंड हैं। कंप्यूटर सीखने के बावजूद भी कंप्यूटर में कई बच्चे बहुत एक्सेल कर रहे हैं, बट कितने बच्चे आज बीटेक और इस टाइप की डिग्रीज ले रहे हैं जो कि वोकेशनल और प्रोफेशनल डिग्रीज है। जी यादव सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब हम +2 के बाद जाते हैं हम इंटीग्रेशन एजुकेशन में या इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर में, तो क्या रीजंस है कि उस एज में भी हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं और ये इंसिडेंट्स पर हम ह्यूमिलिएट के शिकार हो जाते हैं, या फिर हम इसको ह्यूमिलिएट गिनते हैं जबकि ये हमारा पार्ट है? और क्या इसके अलावा आपको लगता है कुछ और भी इंसिडेंट्स होते हैं जिसके जो ह्यूमिलिएशन में इंक्लूड होते हैं? यस, देखिए, जब हम कॉलेज में पहुंचते हैं तो उससे पहले हमारा एक वेरी पेक्यूलियर काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल सेटअप ऑफ माइंड बन चुका होता है। और आप ये समझिए कि हमारा कम्युनिकेशन गैप समाज में हमेशा रहा होता है, whether in school or in the colleges, whenever we enter the higher education or even before that, there is a big communication gap. हमारा विजुअल कांटेक्ट तो होता नहीं है अदर्स के साथ में। हमारा नॉलेज भी, मोस्ट ऑफ द नॉलेज इज एक्सपीरियंशियल, और जो विजुअल एक्सपीरियंस होता है, विजुअल एक्सपीरियंस के माध्यम से जो नॉलेज होता है आसपास के लोगों का, आसपास के वातावरण का, अदर ऑब्जेक्ट्स का, वो हमारा बहुत लिमिटेड होता है। फिर जब हम आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, हमारा विजुअल कांटेक्ट नहीं होता है, तो निश्चित रूप से वो जो कम्युनिकेशन गैप है इट गेट्स लार्जर एंड लार्जर, and we are not able to communicate, we are not able to establish communication with the environment, with the people in the environment where we are studying or where we are teaching. तो वो कम्युनिकेशन गैप लार्जर होता जाता है, विजुअल कांटेक्ट होता नहीं है, नॉलेज हमें होता नहीं है। हम क्लेम जरूर करते हैं, कई बार हम क्लेम करते हैं कि भाई हमें साइटेड से ज्यादा नॉलेज होता है,
हम साइटेड से ज्यादा भी परफॉर्म कर सकते हैं, और कई बार एक्सेप्शनल केसेस में लोगों ने किया है। लेकिन ये जो हमने आपसे कहा था कि ह्यूमिलिएशन जो है वो शाश्वत है। भाई क्या ब्रजानंद जी इतने बड़े विद्वान थे, पूरे समाज को उन्होंने एजुकेशन दिया, उनका ह्यूमिलिएशन नहीं हुआ होगा? अवश्य हुआ, और वी हैव फैक्ट्स व्हेन वी कंडक्ट रिसर्च वी फाइंड। धृतराष्ट्र का नहीं हुआ, अष्टवक्र का नहीं हुआ। तो ये तो अब वो तो बाद की बात, देखिए बहुत पुरानी बात है। जब हम यूनिवर्सिटी में आए, व्हेन आई ज्वाइंट माय ऑनर्स इन इंग्लिश। सर यहाँ मैं आपको रोकाऊंगा और मैं आपसे जानना चाहूंगा, नाउ देयर इज अ ग्रेट चेंज इन द सोसाइटी, कैन वी टॉक स्पेसिफिकली over these incidents related to blind, because there is a huge difference at that time and this time. Yes, when I came for my honors in English at Hansraj College, so I was told not to join that course. उस वक्त क्या कहा गया आपको मैं बताता हूँ। हमसे कहा गया कि आपको तो कहीं मंदिर में भजन गाना चाहिए, कुछ तबला बजाना चाहिए, चर्च में बैठना चाहिए, और why have you come to do your honors in English? और आप कर नहीं पाएंगे, फेल हो जाएंगे, एक सीट रोकेंगे, ये है सो है। And then I succeeded. तो कहने लगे कि अच्छा हाँ हो सकता है, किसी तरह से पॉसिबल हो गया। तो इस तरह के से बहुत बार एजुकेशन का शिकार होना पड़ा हायर एजुकेशन में। और आज भी, अब मैं तो कह रहा हूं कि इन द एज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन द एज ऑफ कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हम आज देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स का, वहीं जहां मैं प्रोफेसर हूं वहां मैं देखता हूं वी हैव विजुअली चैलेंज्ड गर्ल्स। अभी परसों हमारे यहाँ एक लड़की का फ्रैक्चर हो गया, और हमारे ऑफिस के सामने एक टीचर ने वहां अपना, वो ऑटो से आई और वहां ऑटो रोका, और एक टीचर आई वहां अपनी कार रोका। हम अपनी कार पार्किंग में लगा कर आए थे, और वो एक ब्लाइंड लड़की आई, उसका जब वो टकरा गई, उसका मत्था फूट गया, उसके पैर में चोट लग गई। और हम उनको रोज इस पर कहते हैं, हम विरोध करते हैं कि हमारा बैरियर फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, डिसेबल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। तो अब वहां पर एक टेक्टाइल पाथ बना हुआ है हमारे कॉलेज में, उस पर 5 करोड़ का एक्सपेंडिचर शो किया गया है, और वहां पर गमले रख दिए जाते हैं। जब हम उसका विरोध करते हैं तो हम बुरे कहलाते हैं। तो ये कुछ लोग जानबूझ करके भी करते हैं कि भाई हम प्रिंसिपल से आदर्श से लड़ जाएं। तो दिस is only because of the mindset. You see, there is a particular mindset. I mean, you are saying the awareness has to be taken place. Yes. I get your point. Okay. Awareness must be created. The mindset must be changed. Okay. And for that, we have to, exercise our rights. Until or unless we exercise our rights and we claim the things, we can't set the things in the right direction. Absolutely. Right. I will get back to you over this. Okay. जी. Okay. बेसप्रकाश सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये एक क्वेश्चन लिसनर का आया मेरे पास। इन्होंने बोला कि आपका एक क्वेश्चन डॉज हो गया। थैंक यू लिसनर्स फॉर रिमाइंडिंग मी। ये सवाल था कि आप सभी लेक्चरर हैं, और क्या नौबत आई उस लेक्चरर को कि उसको ये स्टेप लेना पड़ा कि उसको ब्लाइंड को टॉयलेट के पास बैठाया गया? क्या आपको वो उनका ये मानना है, क्या ये इसका दूसरा पार्ट कोई ना कोई खामी ब्लाइंड स्टूडेंट्स में भी हो सकती है? नहीं, ये तो अनुसंधान का, शोध का विषय हो सकता है कि एक्चुअल स्टेटस क्या था, वास्तविक स्थिति क्या थी। लेकिन एक बात है, कुछ लोगों की, सबकी नहीं लेकिन कुछ लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को डिग्रेड किया जाए, उन्हें हतोत्साहित किया जाए आगे बढ़ने से। और ऐसे लोग समाज में ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं, ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड आदमी किसी ना किसी तरह से परेशान हो। आप सीधे चले जा रहे हैं, आगे खुद खड़े हो जाएंगे कि देखते हैं हमसे ये टकराता है आदमी कि नहीं, कुछ और ऐसे काम कर देंगे जिससे हम हंसी का कारण बने। तो ऐसे लोग कभी कभी समाज के मन में भी और हम लोगों के मन में भी एक प्रकार का
तनाव सा पैदा कर देते हैं। तो हो सकता है कि कोई ऐसा लेक्चरर हो वहाँ पे जिनकी भी ड्यूटी रही होगी, वो मन से ये चाहते ही नहीं हो कि कोई विजुअली इम्पेयर्ड आदमी आगे बढ़ पाए। अन्यथा ये तर्क कोई मायने नहीं रखता कि किसी आदमी को बाथरूम के पास इसलिए बैठा दिया जाए कि उसे वहाँ जाने में नज़दीक पड़ेगा या आसानी होगी। कितने लोग सहायता कर सकते हैं, ये कोई तर्क समझ में नहीं आता हमें। जी, तो अभी मैं इस डिस्कशन को थोड़ा सा वाइडन करता हूं और एक सब्जेक्ट जो बिपिन सर ने छोड़ा है हमारे लिए। सर सर मैं आता हूं कि इनका मानना है कि स्कूल लेवल पे हम अगर इंक्लूसिव एजुकेशन कर दें तो शायद एक तब्दीली आ सकती है एटमॉस्फेयर में। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? ऐसे इंसिडेंट रोके जा सकते हैं? तो जी देखिए, शायद से तो इत्तेफाक और ना इत्तेफाकी का मुद्दा उठता नहीं है। शायद में दुनिया बहुत लंबी है, लेकिन मैं जो मेरा अनुभव, क्योंकि गलती से मुझे आधा हिंदुस्तान पैदल घूमने का मौका मिला है जी, जो मैंने गांवों में स्कूल देखे हैं, क्योंकि आम ब्लाइंड तो गांव से ही आ रहा है। वो ब्लाइंड छोड़ दीजिए जिसको गलती से कोई शहरी आदमी मिल गया तो उसे शहर का पता चल गया, या वो गांव जो शहर के किनारे पे हैं वहां से कुछ लोग शहर तक जुड़ गए, या इवन वो लोग जिनके पेरेंट्स कहीं बाहर नौकरी करते थे वो अपने बच्चों को शहर तक ले आए, चाहे इंटीग्रेटेड में चाहे हॉस्टल में डाल दिया जी। लेकिन अनुभव ये बताता है कि जो गांव के इर्द गिर्द के स्कूल्स हैं और वो इतने हाई नंबर पे, अभी पीछे भी मैं एक प्रोजेक्ट को लेके गया था ललितपुर में, जो स्कूलों का माहौल देखता हूँ वहाँ क्लास नाम मात्र है, पानी की सुविधा है नहीं, टॉयलेट है नहीं, टीचर पढ़ाने आता नहीं। क्योंकि ये बात बहुत फैक्चुअल है कि ब्लाइंड को मैन टू मैन टीचिंग की ज़रूरत है। उसे आप सीधा ब्लैक बोर्ड से नहीं पढ़ा सकते, उसे आप बच्चे के होने के नाते एक टीचर 50 बच्चों के बीच में ईमानदारी से उसके साथ टीचिंग को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो उस हालत में यदि कोई बच्चा रखा जाएगा, जिसके एक दो सबूत में देखे, एक दो टीचरों के बच्चे थे उन्होंने अपने स्कूल में पढ़ाया, लेकिन पाया यही कि 8वीं 7वीं तक जैसे तैसे टीचर का बच्चा होने के नाते वो चलता चला गया, देन देयर वाज अ स्टॉप। तो क्या इसलिए पढ़ाया जाए कि 8वीं के बाद हम अपने सपने तोड़ दें? मुझे इसमें शंका है। जब तक हम गांव लेवल तक ब्लाइंड फ्रेंडली, मैं औरों की बात नहीं कर रहा हूँ डिसेबिलिटीज की, मेरा सीधा मानना है कि विद इन द डिसेबिलिटी ज़्यादा समस्या या ब्लाइंड को है या डेफ एंड म्यूट को है। अगर उनको मैन टू मैन एजुकेशन हम नहीं दे सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनको इंटीग्रेटेड या इवन इंक्लूसिव एजुकेशन में हम विद इन द गिवन सर्कमस्टांसेस ईमानदारी से पढ़ा पाएंगे। और जहाँ तक विपिन जी ने प्राइवेट स्कूलों की संभावनाओं की बात की, मैंने अपनी बेटी को जिस स्कूल में पढ़ाया था वहाँ 3-4 ब्लाइंड बच्चे पढ़ते थे, धौला कुआं में, स्विंडेल में। देखा यही जाता था, उन बच्चों को 2 गाइड प्रोवाइड कर दिए जाते थे, एक दाएं एक बाएं, और उनको पकड़ के सब जगह ले जाएंगे, जहाँ जाना है वहाँ ले जाएंगे। एक नहीं है, 2-2 लोग हैं। फिर गेम्स होंगे तो वो अपना रूम में बैठे होंगे, कोई फंक्शन होगा तो रूम में बैठे होंगे। अगर आप उनको प्रैक्टिकली स्कूल की सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं करें तो इट इज़ जस्ट लाइक 2 in 1। तो मुझे लगता है इस ढंग के इंक्लूजन से अच्छा तो स्पेशल स्कूल है, जहाँ हमें अपनी ब्लाइंडनेस का पता तो चलता हम हैं क्या। हाँ, कॉम्प्लेक्सेस पलते हैं, साइटेड में ही पलते हैं, ब्लाइंड में ही पलेंगे, मैं उसको तो बहुत बड़ी बात नहीं मानता। जी, तो विपिन सर, आपने सरीन सर को सुना और मैं एक सवाल के साथ आपके विचार चाहता हूं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, क्या ये एक घातक सिद्ध हो सकता है हमारे बाकी फ्रेंड्स के लिए, जहाँ ये हमारी सोसाइटी कम्युनिटी के लिए एक ड्रेडफुल इंसिडेंट है, जहाँ आप इसको एक माइनर इंसिडेंट देखते हैं? और जो सरीन सर ने कहा, आप क्या अपनी पोजीशन क्लियर कर सकते हैं, क्यों आपने कहा कि इंक्लूसिव एजुकेशन अगर हम उसमें जाएं तो शायद ऐसे इंसिडेंट से बचा जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन जो है ये मॉडर्न एजुकेशन का पार्ट है और इस पर काफ़ी रिसर्च हुई है, कोई ऐसे नहीं इसको अडॉप्ट किया गया। और स्पेशल एजुकेशन थी जो क्लोज डोर एजुकेशन समझी जाती है, जहाँ पर कि ब्लाइंड आदमी को एक हॉस्टल में फेंक दिया जाता है। ठीक है, वो खुश जरूर रहता है, लेकिन उसका फिर समाज से
कोई लेना देना नहीं होता, और उसके कई इंस्टेंस दिए गए कि वो वायलेंट हो जाते हैं और है, या बाहर की सोसाइटी को अडॉप्ट नहीं कर पाते। और मेन स्ट्रीम में समाज में रहना तो बहुत जरूरी है एक्चुअली। जब आपको समाज में रहना है तो क्यों नहीं पहले दिन से, ऐसा थोड़ी है कि आपको 15-20 साल प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखा जाए और फिर एकदम आपको समाज में छोड़ दिया जाए। तो ये तो बहुत रिसर्च के बाद ही इंक्लूसिव एजुकेशन, हाँ ये बात ठीक है कि गांव में जब हमारे पास साइटेड के लिए ही फैसिलिटीज नहीं है तो फिर ब्लाइंड का तो क्या बात है। तो ये तो फिर सबके साथ है, अगर साइटेड के साथ भी क्लासेस नहीं होती, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई टेंट में क्लास हो रही है, ब्लैक बोर्ड है नहीं, टीचर्स अवेलेबल नहीं है, तो ये तो इन जनरल की बात है कि एजुकेशन इन जनरल फॉर एवरीबडी। भाई आज हमारा लिटरेसी रेट कहने को जो है वो 66% हो गया है, 34% लोग आज भी इलिटरेट हैं। तो ये बात जो है ये सर्वमान्य है कि फैसिलिटीज की जहाँ तक बात है, वो फैसिलिटीज हर एक को चाहिए, सिर्फ ब्लाइंड को नहीं चाहिए, वो साइटेड को भी चाहिए, वो और डिसेबिलिटीज के साथ जो लोग जी रहे हैं उनको भी चाहिए। तो ये बात तो एक है एक्चुअली, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्लाइंड को तो सारी फैसिलिटीज मिल जाए और जो जनरल पब्लिक है उनको फैसिलिटी ना मिले। गरीब है, चाहे वो ब्लाइंड हो चाहे साइटेड हो, शहर है, गांव है, तो ये जो फैसिलिटीज हैं वो हर एक के लिए ही दिक्कत है, वो सिर्फ ब्लाइंड और साइटेड की बात नहीं है। तो इसमें जो मैं कहना चाहता हूँ कि इंक्लूसिव एजुकेशन से पर्पस ये सॉल्व होता है कि जैसा भी है, यू हैव टू एक्सेप्ट मी एज आई एम, नॉट एज आई ऑट टू बी। ठीक है ना जी। और मेरा एक और सवाल था, हाँ, वो दूसरा सवाल जो आपका है कि ये माइनर इंसिडेंस है या जनरल इंसिडेंस है। देखो ऐसा है कि ऐसी इंसिडेंस जनरली दे प्रूव टू बी माइलस्टोन, चाहे वो कोई इंसिडेंस रही हो, चाहे वो वुमेन से रिलेटेड इंसिडेंस रही हो कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ या कुछ हुआ, तो ये लॉ मेकर के लिए एक इंसाइट पैदा करती है। दे बिकम ए सॉर्ट ऑफ माइलस्टोन, कि जिससे आप ये देख के चलते हो कि भाई अगर ऐसी इंसिडेंट दोबारा ना होने पाए उसके लिए क्या प्रोटेक्टिव कदम लिए जाएं। और ऐसी इंसिडेंट्स को मेरे हिसाब से जनरल तो नहीं समझा जाना चाहिए। ये एक ऐसी इंसिडेंट है जिसके माध्यम से हम लोग एक लोगों के मन में सेंसिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं कि भाई आप अगर इफ यू विल नॉट बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, तो ऐसी इंसिडेंट दोबारा भी रिपीट हो सकती है। और ऐसी बात नहीं है जिस टीचर के कारण ये हुआ है तो उसको भी जरूर सजा मिली होगी, और सिर्फ उसका तो जीवन जो चला गया। जिस टीचर ने ऐसा किया है, मैं श्योर कह सकता हूँ कि डेमोक्रेसी में ऐसे टीचर को कोई टॉलरेट नहीं करेगा, और ऐसे टीचर के अगेंस्ट भी कोई ना कोई जरूर एक्शन हुआ होगा और उसका जीवन भी जरूर इफेक्ट होगा। तो आने वाले टाइम में ये अपने आप में एक इंसिडेंस बनेगी जिससे कि लोग सीख लेंगे कि ब्लाइंड पर्सन के साथ या किसी भी डिसेबल्ड के साथ एक सेंसिटिव माइंड के साथ उनके साथ डीलिंग होनी चाहिए। जी, अभी मैं इसी में आऊँगा कि क्या रेमेडीज हैं और क्या पनिशमेंट हो सकती है। इससे पहले यादव सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब भी ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो हम अवेयरनेस को जिम्मेवार ठहराते हैं कि भाई अवेयरनेस नहीं है। तो आज की डेट में जब हर जगह पे काफ़ी न्यूज़पेपर भी कवर कर रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया लगातार कवर कर रहा है, द हिंदू कवर कर रहा है, और हर जगह हमारी कंपेनिंग चल रही है, सेमिनार चल रहे हैं, आखिर कब तक हम ये एक लेम एक्सक्यूज देते रहेंगे कि अवेयरनेस नहीं है? और किस तरह के राइट हम एक्सरसाइज कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में? देखिए, ऐसा है कि जो हो रहा है उसके एक पॉजिटिव रिजल्ट की हमें उम्मीद रखनी चाहिए, एंड गुड कैंपेनिंग इज गोइंग ऑन। वी शुड बी होपफुल। हमें उसमें कोई बहुत ज्यादा डिस्पोंडेंसी नहीं होनी चाहिए। वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, समथिंग विल कम आउट ऑफ इट। ये जरूर है कि
जो हुआ है दैट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट एंड द विजुअल disability sector at least should revolt against that. It should be brought to the notice of the society at large. और इसका एक बहुत बड़ा विरोध होना चाहिए हमारी तरफ से, और हमें देखना चाहिए कि भाई such incidents are not repeated in future. तो मैं तो यही कहना चाहूँगा। बाकी ये है कि जो कुछ whatever we have won with the help of our learning and wisdom, with the help of our struggle. हमने संघर्ष किया है, हमने संग्राम किया है, और उस संग्राम की बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अपनी लर्निंग और विजडम की बदौलत पहुँचे हैं। तो वही हमारा एक हथियार है। I mean, that is from the time immemorial. We have been using that. और सोसाइटी कंपैशनेट है, ऐसा नहीं है। देखिए, समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, इन ऑल द एनवायरनमेंट्स, है ना। आप देख लीजिए कि जहां सीता को रखा, जी, ये वॉइस इज जॉन। वेद प्रकाश सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे ये इंसिडेंट होते हैं तो ऐसे इंसिडेंट्स के बाद क्या स्टेप्स वो लड़का उठा सकता है, और उन कंपैशनेट एलिमेंट्स। जी हाँ, ऐसे है। पहले तो मैं कुछ थोड़ा सा आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन बीच में जुड़ गया है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप हाँ, उस पर कुछ बात कहना चाहता जी। ऐसा नहीं है कि स्पेशल एजुकेशन हम लोगों को समाज से अलग थलग कर देता है। जो लोग स्पेशल स्कूल्स में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो लोग भी समाज से किसी न किसी रूप में जुड़े होते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ में समाज से इंटरेक्ट करते हैं, चाहे घर में छुट्टियों में जाकर, चाहे स्कूल से बाहर किसी न किसी कारण निकलते रहते हैं उस समय। तो सामाजिक समायोजन एक बिल्कुल अलग चीज़ है, उसका इंक्लूसिव, इंटीग्रेटेड या स्पेशल एजुकेशन से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। थोड़ा बहुत तो है निश्चित रूप से, जब कोई एक क्लोज्ड और प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहेगा तो थोड़ा फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है जो लोग स्पेशल स्कूल्स में रहते हैं उनका सामाजिक समायोजन नहीं हो पाता, और जो लोग इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू बाहर निकल रहे हैं उनका सामाजिक समायोजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर इसमें कुछ अध्ययन किया जाए तो दोनों ही प्रकार के लोगों में ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जिनका बहुत अच्छा सामाजिक समायोजन हुआ है, और कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे दोनों कैटेगरीज में जिनका सामाजिक समायोजन नहीं हो पाया। सामाजिक समायोजन के लिए परिवार तथा समाज के अन्य लोगों का कोऑपरेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्पेशल या नॉर्मल स्कूल्स का नहीं, क्योंकि नॉर्मल स्कूल्स में भी डिसेबिलिटीज़ को एक विशेष प्रकार का प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट ही दिया जा रहा है, चाहे वह शहर हो या गांव हो। शहरों में क्योंकि मैं खुद स्कूल में पढ़ा रहा हूं, तो जो डिसेबल्ड लोग आजकल उनको हम एडमिशन से तो मना नहीं कर सकते, लेकिन हमारी पहली टेंडेंसी होती है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई डिसेबल्ड अगर हमारे सिस्टम में आ गया है तो उसको एक जगह बैठा दिया जाए और वहीं बैठे बैठे उसको सब सुविधाएं जो दे सकते हैं दे दें, नहीं भी दे सकते तो एटलीस्ट ये एश्योर कर दें कि 10वीं तक तो वो बच्चा पास होता रहे, उसको एग्ज़ाम भी ना देना हो तब भी वो पास हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हम इंक्लूसिव एजुकेशन से बच्चे का नुकसान अधिक कर रहे हैं, फ़ायदा कम कर रहे हैं। ट्रेंड टीचर्स नहीं हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, डिसेबिलिटीज़ को कैसे डील किया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, इनका नॉर्मल टीचर्स को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। तो इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन का तो मैं समर्थक आज के वातावरण में बिल्कुल नहीं हूँ, चाहे इस पर कितनी भी रिसर्च हो गई हो। रिसर्च से कुछ हासिल नहीं होता है जब तक प्रैक्टिकली वो चीज़ रिसर्च अप्लाई ना हो रही हो। दूसरी बात आती है कि उस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जिसको अन्यायपूर्ण वातावरण का सामना करना पड़ रहा है, उसे क्या करना चाहिए। उसे सबसे पहले तो अपनी जो भी समस्या है उसको जो भी नज़दीकी
रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जैसे इस केस में प्रिंसिपल की नोटिस में लाना चाहिए था, और सेकेंडली जल्दी ही इस चीज़ को पुलिस की नोटिस में लाना चाहिए था कि मुझे ये अन्यायपूर्ण वातावरण देकर आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रयत्न कर रहे हैं, इस धारा में केस दर्ज कर देना चाहिए था पुलिस में जाकर। लेकिन क्योंकि उस बच्चे का आत्मविश्वास कम रहा होगा, इसलिए ये सब करने की बजाय उसने दूसरा रास्ता अपनाया, जो कि बहुत दुखद हुआ। लेकिन उसको पहला तो प्रिंसिपल की नोटिस में ये चीज़ लानी चाहिए थी, क्योंकि पेपर तो उसका वैसे ही बेकार हो गया जो जैसा भी उसने पेपर दिया। तो पहले तो पेपर छोड़कर विरोध के रूप में उसे पेपर छोड़ना चाहिए था और प्रिंसिपल के पास जाना चाहिए था, और दूसरा पुलिस में इस चीज़ की रिपोर्ट भी दर्ज करानी चाहिए थी। ये सबसे आसान सोल्यूशन था। बाकी संस्थाओं के माध्यम से तो इस बात को उठाया ही जा सकता है। तो सरिन सर, संस्थाओं के माध्यम से ये जो बात चल रही है, आपको लगता है कि कोई ज़्यादा बेनिफिट होगा संस्थाओं को लाने के लिए, या वो जो टीचर्स का क्या पनिशमेंट दी जानी चाहिए जो ऐसे काम करते हैं? देखिए, ये पनिशेबल काम तो है ही, क्या पनिशमेंट दी जाए क्या ना दी जाए वो तो मेरे ख्याल लीगल रिस्ट्रूट है, कानून ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ सकता है। लेकिन कुछ ऐसी पनिशमेंट जरूर दी जानी चाहिए जो एग्जाम्पल सेट करे कि ऐसे इस तरह का व्यवहार बार बार ना। सेकेंडली, मैं ये भी मानता हूँ कि हम बहुत आराम से खाली सेमिनार्स करने या रेडियो पर बोल देने भर से ये समझ लें कि दुनिया की सोच बदल गई है, मुझे इसमें बहुत संदेह है। तो मैं अपने कॉलेज में आज भी देखता हूँ कि आपको गले में ढोल बांध के चिल्लाना पड़ता है कि विकलांग की समस्या है, तब जाके लोगों को समझ आता है कि समस्या है, नहीं तो सोचते हैं तो पता ही नहीं था ये भी होता है। अगर ग्रेजुएशन लेवल पे ऐसी हालत है हमारे कॉलेज में, और इवन मैं और कॉलेजों में जहाँ विजिट करने जाता हूँ उनको अजीब लगता है। मान लीजिए कोई ब्लाइंड इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है तो भी उन्हें लगेगा अरे ब्लाइंड को क्या जरूरत है इलेक्शन कंटेस्ट करने की। तो सोच अभी भी गिने चुने लोगों में कुछ दायरे तक रह के बदली है। मेरा मानना है कि ऐसी चीज़ों को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो अपनी एक नेशनल छवि रखते हैं उनको हाईलाइट ज़रूर किया जाना चाहिए, ताकि कम से कम कल को जो सोच बने उसमें ये मुद्दे ज़रूर रखे जाएं कि ब्लाइंड भी ब्लाइंड होने से पहले इंसान है। इंसान है तो उसको सुख दुख भी लगता है, उसकी अपनी मर्यादाएं भी हैं, उसको मान अपमान भी समझ आता है। कई लोग तो यही समझ लेते हैं ब्लाइंड होना का इज इक्वल टू पत्थर, उसको कोई इमोशन नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। जिस दिन ये सोच हट जाएगी शायद उस दिन ये सब नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, मैं विपिन सर और आप सभी के थोड़े थोड़े कमेंट चाहूँगा इस लाइन पे। क्या आज के दौर में, सरिन सर मैं आपसे भी यही सवाल आपके साथ ही स्टार्ट करूँगा, फिर हम क्लोजिंग पॉइंट पे भी आएंगे। क्या हम आज की डेट में ये समझ लें कि जो हमारे अपने राइट प्रोटेक्ट करने हैं, वी फॉरगेट द एनजीओज व्हाट वर्किंग फॉर अस, हमें जो करना है खुद ही करना है, क्योंकि हम जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं बहुत कम रिस्पॉन्स आता है एनजीओज का। तो क्या एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि भाई हाँ आप पढ़ने आ जाइए, कंप्यूटर सीखिए, लेकिन एडवोकेसी की जहाँ तक बात है, सो वी कांट प्रोवाइड यू एनीथिंग, यू हैव टू बी you have to you have to have your own rights, you have to protect your own rights yourself. जी सरिन सर। नहीं, इसको मैं नहीं मानता हूँ जी। मैं ये नहीं मानता एडवोकेसी कुछ नहीं हो रही है, कितनी हो रही है उस पर पूरा डिबेट हो सकता है। मैं ये भी मानता हूँ कि जो भी प्रिंसिपल कन्वीनर हैं इनेबलिंग यूनिट के, जो कॉलेजों में काम करते हैं, वो अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ काउंसलिंग जरूर करते हैं। ये अलग बात है काउंसलिंग सामने वाले को कितनी जायज लगे। अगर आप मान लीजिए किसी को कहें कि आप आम आदमी से सवाया बने, उसको लगे अरे फालतू में आदर्श आप बघार रहा है, तो सवाया बने क्यों। अब वो जो उस लेवल पे काउंसलिंग नहीं स्वीकारी जाती, तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे महज काउंसलिंग से कुछ होगा, मुझे बहुत समझ आता नहीं है। मैं बिल्कुल ये नहीं मानता कि इंडिविजुअल केवल अपना काम करे। मेरा मानना है कि इंडिविजुअल का ग्रेजुअली विश्वास संगठनों से कुछ हटा है, और उसमें दोनों तरफ दोष है, संगठन भी दोषी है और स्वयं कंज्यूमर या जो उसके मेंबर्स हैं वो भी दोषी हैं। वो फॉर ग्रांट कर लेते हैं कि अपने आप कोई आके उनके दुख को दुनिया के सामने रखेगा, ऐसा होता नहीं है। और एक जो दूसरा तरीका अपना लेगा कि कोई भी दुख है तो सीधा कोर्ट चले जाओ, मुझे बहुत उचित साधन नहीं लगा।
तो कोर्ट भी एक स्ट्रिक्चर पास करके, एक ऑर्डर पास करके वो चुप हो जाएगा। उसकी जो सीमाएं हैं वो उसको एग्जीक्यूट कराने तक नेसेसरली उतनी बड़ी सीमा है नहीं। तो मेरा आज भी मानना है कि जब तक साथ बैठकर अपनी अपनी समस्याओं को कहने सुनने की ताकत नहीं होगी, या संगठन साथ बैठने का की रवायत जिंदा नहीं रखेंगे, जो ग्रेजुअली साइटेड समाज में भी खत्म हो चुकी है, ब्लाइंड समाज में भी धीरे धीरे सेंस ऑफ एलियनेशन डेवलप हुआ है। साथ बैठने की रवायत के अभाव में हम ना किसी को कह पाते ना किसी से सुन पाते, तो वो रवायत जिंदा करनी पड़ेगी, मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है। जी, नाउ विपिन सर, मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा यही क्वेश्चन के साथ कि we should forget the NGOs that anybody will help us in advocacy, और क्या युवाओं को मैसेज आप देना चाहेंगे रेडियो उड़ान के माध्यम से कि अगर ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं तो क्या करना चाहिए? जी देखिए, आज भी कम से कम जो डिसेबिलिटीज, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, उनके उत्थान में गवर्नमेंट का बहुत कम रोल रहा है और एनजीओज का रोल काफ़ी ज़्यादा रहा है। एनजीओज ने उनके डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है और आज भी काफ़ी हद तक जो है जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है या स्पेशली ब्लाइंड्स हैं, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो रीडिंग मटेरियल इन ब्रेल फॉर्मेट है। सर, लेकिन हम एडवोकेसी की बात कर रहे हैं ना। एडवोकेसी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये है कि जैसे हम लोगों ने लीगल एड सेल स्टार्ट की है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि छोटी मोटी भी कोई इंसिडेंस आ जाती है तो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा केस कोर्ट में ले जाया जाए, जो कि इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में इतना पॉसिबल नहीं है। हमने लीगल एड सेल स्टार्ट की है और उसमें शुरू में ही 500 केसेस जो हैं वो एक साल में आ गए, जो कि लॉयर्स के लिए हैंडल करना अपने आप में फ्री में बहुत मुश्किल है। और एडवोकेसी का जो, जैसा कि सरीन साहब ने अभी कहा है कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि हर चीज को आप कोर्ट में ही ले जाओ, आपको लड़ाई सड़कों पे भी लड़नी पड़ेगी। वो लड़ाई लोग भूल चुके हैं। एक्चुअली लोग सोचते हैं कि बैठे बैठे इंटरनेट पे लड़ाई हो जाए या कोर्ट्स में लड़ाई हो जाए, ये इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फॉल्ट जो है वो ह्यूमन एक्शन में है और वो फॉल्ट ह्यूमन एक्शन से ही उसको सेटल किया जा सकता है, ना कि सिर्फ लिखत पढ़त करके। उसको आप अपना डे टू डे बेसिस पे मैन टू मैन उसको आप सॉल्व करें तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ, एनजीओज का रोल जरूर एडवोकेसी में और बढ़ना चाहिए और उसके लिए फंडिंग होनी चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग बुक्स के लिए या और चीज़ों के लिए और इक्विपमेंट्स के लिए, उसके लिए तो आप फंडिंग मिल जाती है, आपको चैरिटी मिल जाती है या गवर्नमेंट से भी फंडिंग मिल जाती है, लेकिन एडवोकेसी के लिए कोई फंडिंग देने के लिए तैयार भी नहीं है। जी, हमारे पास थोड़ा टाइम कम है तो विपिन सर जल्दी हम ब्रीफली बात करें तो आप मैसेज लिसनर्स के लिए क्या मैसेज है कि जो युवा ये प्रॉब्लम फेस करते हैं? मैसेज मेरा यही है कि क्योंकि समाज बदल रहा है और समाज में हम लोगों का जो वर्चस्व है उसको कायम करने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। और ये छोटी मोटी जैसे इंसिडेंट्स है, टॉयलेट के पास बिठा दिया, तो इस इंसिडेंट्स को लेके मेरा ख्याल सुसाइड करना ये अपने आप में कायरतापूर्ण है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए अपने राइट्स आपको क्लेम करने चाहिए और बिल्कुल अपने राइट के प्रति आपको जागरूक होना चाहिए और अपने आप को नुकसान करना ये मेरी समझ से बाहर है। जी, थैंक यू विपिन सर। जी, समाज को चेंज कर। जी, थैंक यू। यादव सर, आपके क्लोजिंग कमेंट और क्या मैसेज लिसनर्स के लिए अगर ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो शॉर्टली? जी, देखिए, जो अपने आप को नेशनल लेवल के या इंटरनेशनल लेवल के एनजीओ क्लेम करते हैं वो तो एक ट्रेडिंग सेंटर बन के रह गए हैं। दे आर सिंपली द बिजनेस सेंटर्स। जो अदर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत अच्छी एडवोकेसी कर रहे हैं और हमारे साथियों का पॉजिटिव विजन होना चाहिए
जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनका भी पॉजिटिव विजन होना चाहिए, उन्हें होपलेस नहीं होना चाहिए, इस तरह के मेजर्स उन्हें नहीं लेने चाहिए, नेगेटिव स्टेप नहीं लेने चाहिए, मैं यही कहूँगा। और अपनी एजुकेशन में, अपनी विजडम में उन्हें अग्रसर रहना चाहिए, वही उनका एक वेपन है, वही इनका एक हथियार है। इंडिविजुअली हम लोग सबको बहुत ही असर्टिव होने की आवश्यकता है, बहुत ही अपने आप को एम्पावर करने की आवश्यकता है। हम अपने आप को सशक्त अगर नहीं कर पाते हैं तो एनजीओ से जो मठाधीश बन गए हैं, जो एक ट्रेडिंग सेंटर चला रहे हैं, उससे उम्मीद करना बेकार की बात है। जी वेदप्रकाश सर, वी शुड बी असर्टिव। जी थैंक यू सो मच सर। जी वेदप्रकाश सर, आपसे ये सवाल यही रहेगा और उसके साथ मैसेज फॉर द लिसनर्स और आपके क्लोजिंग कमेंट। मैसेज फॉर द लिसनर, मैं आपको एक गजल यहाँ कोट कर रहा हूँ कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर खुद संभल सको तो चलो। तो ये दुनिया है, दुनिया में आपको हर किस्म के एक्सपीरियंसेस होंगे, हर किस्म की परेशानियां आएंगी। ऐसी परेशानियों से हार मान लेना और सुसाइड कर लेना कोई रास्ता नहीं है। रास्ता ये है कि जब आपके साथ अन्याय का हो तो उसके प्रतिकार के लिए जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज आपके पास हैं, छोटे हैं बड़े हैं, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो और अन्याय का जहां तक हो सके प्रतिकार करो। प्रतिकार करते करते कोई तकलीफ हो जाए, कोई चोट लग जाए तो अलग बात है, लेकिन कायरतापूर्वक अपने आप को समाप्त कर लेना कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मैं सबसे कहूँगा, जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं समस्याओं के बावजूद, उनका इस्तेमाल करते हुए हमें ऐसी परिस्थितियों का प्रतिकार करना चाहिए और जो गलत लोग हैं उन्हें किसी भी रूप में सजा दिलाने की कोशिश करनी चाहिए और सही लोगों को एनकरेज करना चाहिए। जी सर, थैंक यू। जी सरीन सर, आपके क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड्स। आई थिंक सरीन सर का लाइन हमारे साथ कट गई। जी, आज की डिस्कशन में वेदप्रकाश सर, यादव सर, विपिन सर, सरीन सर, आप सभी आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने व्यूज बांटे और काफी लिसनर्स का रिस्पांस आया, आपको शुभकामनाएं और आपको बधाई दे रहे हैं। आई थिंक सरीन सर विद बता। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू दानिश जी, थैंक यू एवरीबॉडी। जी लिसनर्स, अगला शो बिल्कुल तैयार है, मिसेस कंफ्यूजन। आप बने रहिए रेडियो उड़ान पर। जी, बाला नगेंद्र और मीनू सिकवी के साथ आपका फेवरेट शो मिसेस कंफ्यूजन 30 सेकंड्स में आपके साथ।